हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो हमारा संक्रामक रोग पर होने वाला है। इसके पहले भी मैंने सिकल सेल एनीमिया को लेकर एक वीडियो बनाया था जो संपूर्णता में है और आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो इस सीरीज़ को मैं लगातार रख रही हूँ। आज संक्रामक रोग में मैं आपको ब्रीफली बता दूँ कि जो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ के रोग होते हैं, तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटा पोर्शन है कवक, प्रोटोजोआ, उसके रोग कवर करेंगे। और यकीन मानिए, ये वीडियो श्रृंखला देखने के बाद और ये पीडीएफ पढ़ने के बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आएगा तो इसमें से ही आएगा, क्योंकि ये पूरी संपूर्णता से बनाया है। जैसे आप एक टॉपिक के लिए 10 पीडीएफ सर्च करते हो, 10 पढ़ते हो, लेकिन कमांड एक पे भी नहीं करते हो, और उन 10 पीडीएफ संपूर्णता में नहीं होती, लेकिन ये संपूर्णता में है। तो आप भरोसा रखें, जो पिछली बार आपने भरोसा दिखाया है, आपके भरोसे को कायम रखते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इसका इंट्रो समझ लेते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें है कि ऐसे रोग जिनके रोगकारक जीवाणु का संचरण वायु से, जल से, भोजन से, रोगवाहक कीट और शारीरिक संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, उसे संचारणीय संक्रामक रोग कहते हैं। साफ शब्दों में ये समझो कि संक्रामक रोग क्या है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, एक से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, वही संक्रामक रोग है। लेकिन जो एक से दूसरे में ना फैले तो वो असंक्रामक रोग होते हैं, जो जिस व्यक्ति में है तो उसी व्यक्ति में रहेगा। जैसे क्या होता है कि किसी को कैंसर है, या किसी को टीबी है, किसी को बीपी है, तो ये परेशानी क्या है, उस व्यक्ति की उसी में रहेगी। अब कोई और उसके संपर्क में है तो उसको तो ये बीमारी होगी नहीं, तो वो गैर संचारी रोग उसको कहा जाता है। फिर देखिए, एक जीव से दूसरे जीव में फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं, और ये रोग संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। जब तक इन्फेक्शन नहीं होगा ये रोग उत्पन्न नहीं होते, तो ये रोग संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। अब ये इसमें देखो, जीवाणु है, विषाणु है, कृमि है, कवक है और प्रोटोजोआ। तो ये जो 5 प्रकार यहाँ दिए गए हैं, ये जो सूक्ष्म जीव है, रोगाणु, यही क्या करते हैं, रोग को फैलाते हैं। तो इसी से संबंधित हमको आगे पढ़ना है। इसमें यहाँ पे जीवाणुजनित, विषाणुजनित, प्रोटोजोआ, कृमि और कवक जनित रोग दिए हैं। ये 5 जो सूक्ष्म जीव है, इनके कारण रोग होते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम अंतिम के 3 जीवाणुओं से होने वाले रोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते। ये थोड़ा नीचे है, इसको देखना पड़ेगा। इसमें एमसीक्यू भी दिए हैं, उसको हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा एमसीक्यू लगाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, हम प्रोटोजोआ जनित रोग से स्टार्ट करते हैं, और सारी चीज़ें आपको फैक्ट, जो भी फैक्ट है, ट्रिक के ज़रिए इसी में याद हो जाएंगे। अलग से माथा पचाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो सबसे पहले मलेरिया तो सबने सुना भी होगा, और मलेरिया से ग्रसित भी हुए होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही होगा जिसको अभी की इस उम्र तक मलेरिया ना हुआ हो। तो इसका उपनाम, इसको मार्श फीवर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका रोग कारक प्रोटोजोआ। सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि मलेरिया किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ से होता है। इसको प्लाज्मोडियम, जो प्रोटोजोआ है, इस बीमारी को कारित करता है। उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरस और प्लाज्मोडियम ओवेल। इसका वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर। अब ये मादा फीमेल भाई बहुत बदनाम है, क्योंकि क्या है, इसका वाहक यही होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर। फिर प्रभावित अंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे प्रश्न बन सकता है। मलेरिया बीमारी में प्रभावित अंग है, दे देंगे लीवर, किडनी, है ना, मस्तिष्क, जबकि प्लीहा, स्प्लीन जो है इसका प्रभावित अंग है। ठीक है, आगे देखिए, इसके लक्षण देखिए। अब देखिए, आपको जो लक्षण दिखाई देंगे ना, उसी लक्षण से मिलता जुलता उसका इलाज रहेगा, क्योंकि जो लक्षण है उनको दूर करना है। तो आपने देखा होगा कपकपी छूटती शरीर में, उसको शिवरिंग बोलते हैं। तो ठंड के साथ तीव्र ज्वर आता है। तिल्ली का बढ़ना मतलब स्प्लीन में प्रॉब्लम होती है, तो स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है। यकृत में सूजन, आपका लीवर सूज जाएगा। जी मचलाना मतलब जो बेचैनी, घबराहट होती, उल्टी होना, सिर दर्द होना। और ये तो ठीक है, ये कॉमन है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण ये है कि आरबीसी नष्ट होने लगती है। जब आरबीसी नष्ट होने लगती है तो आपका जो रक्त है उसमें कमी आती है, इसका मुख्य लक्षण है, क्योंकि ये आरबीसी पे अटैक करता है।
उसके बाद रोकथाम में सीधी सी बात है भाई, मच्छरों की रोकथाम करनी पड़ेगी क्योंकि मच्छरों से हो रहा है। उसमें जो दवाइयाँ देते हैं वो कुनेन है, एक सेकेंड, हाँ, उसमें कुनेन है, पेलुड्रीन है, क्लोरोक्विन है, प्रीमोक्सिन है, आदि औषधि लेनी चाहिए और नीम की पत्ती का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। किसी को मलेरिया हो जाए तो ट्राई करना भाई, नीम की पत्ती का काढ़ा बनाकर पीना। मन तो नहीं करता है लेकिन क्या करें, एक तरह से देशी इलाज भी है। और एक प्रश्न ये बन सकता है कि कुनेन प्राप्त होता है, दे देंगे सागौन वृक्ष की छाल से, साल वृक्ष की छाल से, तो सिंकोना वृक्ष की छाल से कुनेन प्राप्त होता है। आखिरी में न है, यहाँ पे भी न है, तो कुनेन सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। इसके बाद मलेरिया शब्द का पहला प्रयोगकर्ता, देखिए यहाँ शब्द दिया है और शब्द में जॉन मैककुलोच 1827, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, 27 वर्ष की उम्र में, 27 वर्ष की उम्र में उसको शब्द का ज्ञान हुआ था, वो जान पाया था उसके बारे में कि क्या होता है। तो 27 वर्ष की उम्र में उस शब्द के बारे में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जान पाया था, है ना, कि क्या लोचा है भाई, ये मलेरिया का क्या लोचा है। 27 वर्ष की उम्र में इस शब्द के साथ जान पाया था कि ये क्या लोचा है, ठीक है। तो मलेरिया शब्द के पहले प्रयोगकर्ता जॉन मैकलुलोच 1827। फिर मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के खोजकर्ता। अब देखिए, परजीवी मतलब दूसरे पर डिपेंड हो जाना, तो इसकी खोज किसने की थी, चार्ल्स लुई अल्फोंस लावेरन, ठीक है। अल्फोंस से याद रखना अल्फांसो, अल्फांसो आम की एक प्रजाति है ना। अब आप घर में छोटे हो, आपको आम खाना है, तो आप उस पर क्या, आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हो जाओगे कि भाई आपको कोई आम ला के देगा तभी तो आप खाओगे। तो परजीवी मतलब आप डिपेंडेंट हो गए। तो कब, एक तो कोई छोटा बच्चा है वो डिपेंडेंट रहता है, और एक जो 80 साल का हो गया हो, क्योंकि 80 साल का कोई व्यक्ति घर से बाहर तो नहीं जा सकता, वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहेगा। तो आप 80 साल में क्या है, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अल्फांसो लावेरन, भाई तू ला के देगा, रन मतलब दौड़ के जा तभी खा पाएंगे। तो परजीवी प्लाज्मोडियम 1880, अल्फांसो लावेरन। और मैंने बताया था शब्द तो 27 साल की उम्र में पता चला था, जान पाए थे कि क्या लोचा था पूरा। तो मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये फैक्ट याद हो गए होंगे। इसके बाद आगे चलते, मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्र की खोज करता। अब देखो, रोनाल्ड रॉस, इसमें आर याद रखना, एक आर फिर एक आर, तो एक चक्र यहाँ से चला फिर एक चक्र यहाँ से चला, तो ये चक्र चलेगा तो आर रोनाल्ड रॉस ने इसके चक्र की खोज की थी। और यहाँ आर है और यहाँ भी 9 कॉमन है, तो 9 आर। तो 1899 में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी, ठीक है। इसमें थोड़ा आगे देख लेते, वर्ष 2027 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। बहुत इस फैक्ट को बहुत क्लियर रखना, क्योंकि सीधे सीधे पूछ लेगा कि मलेरिया मुक्त का लक्षण कब तक रखा है और मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो 27 तक मुक्त करना है भाई। आप यदि कोई व्यसन, 27 साल का लड़का कोई व्यसन कर रहा है तो हमने सोचा है कि 27 साल तक उसको उससे मुक्त करेंगे, लेकिन जड़ से ख़त्म करना है तो 3 साल और चाहिए, तो 2030 तक जड़ से ख़त्म करना है। फिर राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1953 में हुई, ठीक है। 1995 में राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम शुरू हुआ। कई बच्चों का जन्म 1995 में हुआ होगा, तो वो इस तरीके से याद रख सकते। फिर इसमें क्या है, 2004 में एकीकृत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इतना शायद आपको याद हो गया होगा क्योंकि जो शब्द है उसी में मैंने आपको चीज़ें रटा दी है। फिर एक फैक्ट है कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। 27 साल की उम्र में आपको सबसे पहले शब्द का ज्ञान हुआ था, मैंने ऊपर बताया था। तो 25 अप्रैल याद रखना, 25 और अप्रैल जो है वो महा 4 होता है ना। तो 254 या 25 अप्रैल को आपको याद रखना है कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया के बारे में सारे फैक्ट हो गए। फिर आगे आता है पेचिस, इसको डिसेंट्री भी बोलते हैं। अब इसका देखिए, ये सारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये जो डिसेंट्री आंत को प्रभावित करता है और बड़ी आंत में सूजन आती है, खून के साथ दस्त, उदर वेदना, ऐंठन, खाना नहीं पचता, घरेलू मक्खियाँ। प्रश्न देखो क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि पेचिस से प्रभावित अंग कौन सा है, बड़ी आंत। वहाँ दे देगा छोटी आंत, लीवर, किडनी, मस्तिष्क, पेनक्रियास, कोई मतलब नहीं भैया, बड़ी आंत है
वही पेचिश से प्रभावित होती है। और फिर बड़ी आंत में सूजन, ये सारी आना, ये सारे लक्षण इसके कॉमन है। उपचार क्या करेंगे? पानी और दूध उबाल के पीना चाहिए। एंट्रीकोनॉल, आयरोफॉर्म, ये देखिए, ये आप डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ना ही आप कोई नर्स बन रहे हो, ना ही पैरामेडिकल स्टाफ, ना ही फार्मासिस्ट बन रहे हो। आपको फोकस कहाँ करना है कि कोई रोग है, उस रोग का अन्य नाम क्या है, वो उसका रोग कारक क्या है, वाहक क्या है और प्रभावित अंग, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका कोई इलाज हो जो बहुत फेमस हो, या उसका कोई शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म। आप PYQ उठाकर देख लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न बने हैं। तो गधामाली करने से कोई मतलब नहीं, स्मार्ट स्टडी करना है। और अभी समय भी ऐसा ही है कि इस तरह से पढ़ना है आपको। तो काला जार, इसको दमदम बुखार भी कहते हैं, है ना भाई। देखो, काला जार, दमदम बुखार, लिशमेनिया डोनोवानी और बालू मक्खी से यकृत या प्लीहा को प्रभावित करता है ये काला जार। एक काला अजगर है, तो बोले भाई काला अजगर है तो इसका जहर भी कैसे होगा? वैसे तो अजगर निगलता है, लेकिन आप मान लीजिए काला, या तो काला जो सांप भी होता है, तो दमदम भाई उसमें दमखम है, एक ही बार डसेगा तो फिर वो आपकी हालत ख़राब कर देगा, और आप नहीं रहोगे इसकी भी गारंटी नहीं है। तो ये यकृत या प्लीहा को प्रभावित करता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके लक्षण देख लीजिए। इसके लक्षण में क्या है? तेज बुखार, रक्त की कमी, भूख न लगना, बालों का झड़ना, गंभीर स्थिति, त्वचा का रंग। हाँ, प्रश्न ये बन सकता है कि त्वचा का रंग कैसे होता है? काला हो जाता है, क्योंकि काला बुखार है, यकृत और प्लीहा के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। डॉक्टर के परामर्शानुसार इलाज करना चाहिए, भाई बिल्कुल करना चाहिए, खुद मर्जी से तो कर नहीं सकते। काम की बात यह है कि इसमें त्वचा संक्रमण का जो नाम है ब्रह्मचारी लेशमेनोइड के नाम पे रखा है, और 1922 में कालाजार की दवा के लिए यूरास्टाबामिन की खोज उपेंद्र ब्रह्मचारी ने की थी, और उपेंद्र ब्रह्मचारी कालाजार संक्रमण मरीज की त्वचा पहचानने वाले पहले चिकित्सक थे। तो इस व्यक्तित्व का, इस डॉक्टर का नाम याद रखना है। आगे चलते, पायरिया। पायरिया का रोग कारक एंटमीबा जिंजरवेलिस, मुँह या मसूड़ा, है ना। जिंजर पता है ना, अदरक। जिंजर आप मुंह में या मसूड़े में रखते, तो ऐसे याद रखना, एंटमीबा जिंजरवेलिस। एंटमीबा से आंत में मत चले जाना, ये जो पायरिया है दांतों या मसूड़ों से संबंधित समस्या है। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से पस और रक्त निकलता है, और दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है, और मुंह से दुर्गंध आती है। दांतों की सफाई करना, इसलिए बोलते भाई रोज़ प्रतिदिन सुबह उठ के नहा लिया करो, नहाते नहीं हो तो कम से कम ब्रश तो किया करो रोज़। पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाना, और खाने में विटामिन सी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, विटामिन A, B कुछ भी दे देगा, लेकिन विटामिन C की आपको प्रचुर मात्रा लेनी है। उसके बाद निंद्रा रोग, इसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से होता है। अब सीसी मक्खी, रात में भाई मक्खी या मच्छर आपके कान के पास आके सीसी करे तो आपको नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। तो निंद्रा रोग। फिर नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। नींद नहीं आती ना, तो नर्वस सिस्टम हमारा इफ़ेक्ट होता है। एक सेकेंड, सॉरी। आगे चलते, इसके लक्षण क्या है? इसमें तो भैया निंद्रा रोग में उल्टा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा नींद आना। देखना कहीं सीसी मक्खी ने तो नहीं काट दिया आपको। लसिका ग्रंथि बढ़ जाएगी, शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न होगी, शरीर में दर्द, कमजोरी, कुछ काम का नहीं है। बस इसमें यह है कि सीसी मक्खियों को कैसे निपटाना है वो देख लेना, और ट्रिप्सेमाइड की सुई का कोर्स पूरा कर लेना है। तो डॉक्टर साहब वैसा बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। फिर डायरिया, जियोर्डिया इंटेस्टालिनिया, ये आंत से संबंधित रोग है। इसमें बार बार जाना पड़ेगा भी आपको, शरीर में पानी की कमी होगी, ऐंठन होगी, मितली, उल्टी, खनिज लवणों की कमी हो जाएगी। अब देखिए, जहाँ शरीर में कमी हुई तो उठा के ORS का घोल दे दिया, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दे दिए। तेल मसाले का नहीं खाना है जब ऐसे बीमार हो जाए। अब दूध या दूध से बने पदार्थ भी नहीं खाने, कच्चा केला और चावल ये तो खाने ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। आगे देखिए, कृमि जनित रोग। तो कृमि जनित रोग में फाइलेरिया। अभी इतना ही रखते हैं, फिर ये वीडियो मैं आगे क्लियर करूँगी। थैंक यू।